तो भाई साहब क्या हाल है आप सब लोगों के। मैं आपका बुलंदशहर का रिक्शे वाला स्वागत है तुम्हारा मेरा एक और छोटे से ब्लॉग में। तो भाई साहब मैं घर से निकला ही था तो मुझे निकलते ही दो मिले पैसेंजर। मुझसे बोले भैया काले आम जाना है। मैंने कि ठीक है जी आ जाओ मेरी लैम्बोर्गिनी में बैठ जाओ। मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी लगाई साइड में और भाई साहब मैं करने लगा उनका इंतजार आने के लिए। उनके बैठने के बाद भाई साहब मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी मोड़ी आराम आराम से देखते हुए कभी किसी में लग ना जाए। तो भाई साहब मोड़ने के बाद जो मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी का एक्सीलेटर खींचा, ये बैक गियर डाला मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी में ताकि देख के मोड़ने में जगह कम थी, इस वजह से मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी का डाला बैक गियर और भाई साहब चल दिया मैं अपनी एक्सीलेटर दाब के अपनी लैम्बोर्गिनी का शिवतम साथ भाई साहब काले आम की तरह। सब जब तक मैं इन्हें छोड़ता हूँ जब तक आपको मैं एक अपनी कहानी सुनाता हूँ भाई साहब। तो भाई साहब आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। वैसे सच्ची कहानी सुनते ही लोग सोचते हैं कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में परिणाम कुछ ऐसे कॉमेडी ज़्यादा है। दोस्तों मेरा भी सपना था कि एक दिन मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, महंगी गाड़ी महंगी घड़ी और महंगा बंगला होगा भाई साहब। लेकिन अभी हालात ये हैं कि अगर कोई पूछ ले कैसे हो तो मैं कहता हूँ भाई जिंदा हूँ, बस बड़ी बात है। एक दिन मैंने सोचा कि अब अमीर बनना ही पड़ेगा। यूट्यूब खोला और सर्च किया जल्दी अमीर कैसे बने। वीडियो खुला, उसमें एक आदमी समुद्र किनारे खड़ा था, पीछे महंगी गाड़ी हाथ में घड़ी और बोल रहा था दोस्तों मैंने सिर्फ 6 महीने में करोड़ों रुपए कमाए। मैंने कहा वाह। फिर वीडियो में आखिर में बोला कोर्स खरीदो। मैंने सोचा भाई अगर तुम इतना अमीर है तो कोर्स बेच क्यों रहा है। खैर मैंने कोर्स नहीं खरीदा क्योंकि अमीर बनने से पहले मेरे पास कोर्स खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। फिर मैंने सोचा नौकरी कर लेते हैं। नौकरी ढूंढने गया, इंटरव्यू में पूछा गया आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। मैंने कहा सर मैं मेहनती हूँ। उन्होंने पूछा कमजोरी। मैंने कहा सर बहुत जल्दी नहीं उठ पाता। उन्होंने कहा ऑफिस सुबह 8 बजे आना होगा। मैंने कहा सर फिर तो मेरी कमजोरी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। इंटरव्यू वहीं ख़त्म हो गया। घर वापस आया तो माँ बोली कुछ काम धंधा मिला। मैंने कहा मिला था लेकिन उन्होंने मुझे ज़्यादा जो आदमी चाहिए था। माँ बोली बेटा फिर तूने आवेदन क्यों नहीं किया। माँ को कौन समझाए कि कोशिश करने से क्या जाता है। दोस्तों हमारे घर में एक और बड़ी समस्या है, जब भी मैं कुछ खाने बैठता हूँ तो कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता है। पूरा दिन कोई ना कोई आएगा। जैसे ही प्लेट में गरम गरम खाना आया टिंग टोंग दरवाजे की बेल बजती है भाई साहब। दरवाज़ा खोलते ही कोई अंकल खड़े हैं और सबसे खतरनाक डायलॉग अरे बेटा खाना खा रहे हो क्या। अब भारतीय संस्कृति में हम भी नहीं बोल नहीं सकते ना, फिर क्या कहना पड़ता है आइए अंकल साथ में खाएंगे। और अंकल ऐसे बैठ जाते हैं निमंत्रण लेकर आए हों। फिर मेरी प्लेट देखकर रोती रहती है। एक दिन मैंने सोचा कि फिटनेस पर ध्यान दूंगा। सुबह 8 बजे का अलार्म भरा, अलार्म बजा, मैंने आंख नहीं खोली, अलार्म देखा और कहा तुम अपना काम करो मुझे अपना काम करने दो। फिर सो गया। 2 घंटे बाद और खुद को समझाया आराम भी तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हम जैसे को लोगों को बेवकूफ़ बनाने में एचडीएफसी किए होते हैं। फिर मैंने डाइटिंग शुरू की। पहले दिन बढ़िया चला, दूसरे दिन ठीक था, तीसरे दिन पड़ोस में शादी थी। बस यहीं मेरा डाइट प्लान शहीद हो गया। मैंने सोचा सिर्फ एक गुलाब जामुन खाऊंगा, फिर 1 से 2, 2 से 4 और आखिर में प्लेट देखकर बोला वेटर भैया मिठाई बीच में ये भी सब ख़त्म कर दिया आपने। दोस्तों शादी में खाना खाने का अलग ही मज़ा आता है। घर पर तो रोटी खाओ तो माँ कहती है ज़्यादा मत खाओ, शादी में 10 पूरी खाओ कोई कुछ नहीं कहता। उल्टा लोग और लीजिए ना हम भी कहते हैं अरे नहीं नहीं, लेकिन हाथ प्लेट बढ़ा देता है। बार बार बाजार गया, एक दुकान पर लिखा था ग्राहक भगवान का रूप होता है। रहो भाई सब मेरी कहानी में अभी मैं आपको कहानी और सुनाऊंगा। इनका आ गया था स्टॉप। ये बोले भैया हमको चौराया पार करके उतार दो। मैंने कि ठीक है बहन जी मैं आपको चौराया का पार करके उतार दूंगा। तो भाई साहब हमने अपनी लैम्बोर्गिनी एक्सीलेटर दोबारा खींचा और दोबारा खींची तो हमने चौराया पार करने की कोशिश की कि हम सफल हुए चौराया पार करने में। हमने फिर अपनी लैम्बोर्गिनी को लगाया साइड में और साइड में लगाने के बाद हमने बोला आइए बहन जी उतर
उतर जाइए। तो ये लोग उतर गए। उतरने के बाद इन्होंने दिए मुझे 50 रुपये। भाई साहब मैंने अपने 20 रुपये काटे, 30 रुपये वापसी दिए। और ये 2 आंटी जी और आई थी, ये भी खड़ी थी। ये बोली भैया हमको लल्ला बाबू चौराहे जाना है। मैंने कि जी बिल्कुल, आप बैठ जाइए। और भाई साहब जैसे ये बैठी, हमने पीछे देखा कोई है तो नहीं, लेकिन हमने फिर दोबारा इनसे पूछा कहाँ जाना है, मैं भूल गया था। इन्होंने बोला लल्ला बाबू चौराहे। कि ठीक है तो बैठ जाइए। तो भाई साहब इन्हें बैठा के हम चल दे लल्ला बाबू के चौराहे की तरफ। तो भाई साहब अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं हम। दुकानदार ने ऊपर नीचे देखकर मुझसे बोला क्या चाहिए। इतने गुस्से में बोला कि मुझे लगा शायद मैं भगवान नहीं बिजली विभाग का कर्मचारी हूँ। दोस्तों ज़िंदगी में मुझे एक बात सिखाई है, गरीब आदमी के सपने बहुत बड़े होते हैं। वह सोचता है कि एक दिन करोड़पति बनेगा, लेकिन महीने के आखिर में वह सोचकर खुश हो जाता है कि चलो मोबाइल का रिचार्ज तो हो गया। फिर भी हम खुश रहते हैं क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमारी उम्मीद इतनी मजबूत है कि हर सोमवार को सोचते हैं इस हफ्ते ज़िंदगी बदल देंगे, और शुक्रवार आते आते कहते हैं अगले सोमवार को पक्का। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में टेंशन तो मुफ्त में मिलती है, लेकिन खुशी हमें खुद बनानी पड़ती है। जब तक के लिए आप बने रहो मेरे इस छोटे से ब्लॉग में और देखते रहो भैया, मुझे सपोर्ट करते रहो। मैं बुलंदशहर का रिक्शे वाला। मिलते हैं तुमसे कल को एक और नई वीडियो के माध्यम से। तो जब तक के लिए आप सभी को राम राम। तो मैं भाई साहब इन आंटी जी को लेके चल दिया इनकी डेस्टिनेशन की तरफ। अब इन्हें लल्ला बाबू चौराहे छोड़ूंगा, और भाई साहब छोड़ने के बाद सीधा मैं जाऊंगा अपने घर। और मेरा घर भाई साहब आपने देखा ही है, नहीं देखा है तो भाई साहब वीडियो डली हुई है यूट्यूब शॉर्ट्स में, जाके उन्हें चेक करो भाई साहब। और जो मेरा यूट्यूब का अकाउंट है भाई साहब वो बुलंदशहर के रिक्शे वाले के ऊपर है, तो भाई साहब आप उसे देखो। और भाई साहब मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, मेरे फेसबुक को भी फॉलो कर लो, और भाई साहब यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। जब तक के लिए राम राम।